9 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ? सीआरपीएफ का क्या मतलब है, आइए बताता हूँ। 2 बॉर्डर, एक ताक, 2 पोस्ट, ताक पोस्ट और सरदार पोस्ट, ये 2 पोस्ट जो ऐसी थी जिस पर डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट तो एक्चुअली कश्मीर से भी था, डिस्प्यूट रन ऑफ कच्छ वहाँ भी था। तो पाकिस्तान ने सोचा मौका अच्छा है, पहले ज़रा रन ऑफ कच्छ को देख लें कहाँ है। स्ट्रैटेजिक पोजीशन समझ लिया कीजिए हमेशा, ये रन ऑफ कच्छ का इलाका है, रन ऑफ कच्छ लेक ये रही, ठीक है, और ये आपका गुजरात है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए, मैप को छोटा करता चला जाता हूँ। तो पाकिस्तान कश्मीर से भी फ्रंट खोल रहा था, पाकिस्तान रन ऑफ कच्छ से भी फ्रंट खोल रहा था। तो पाकिस्तान ये सोच रहा था भारत इतनी लंबी दूरी में फंस जाएगा, तय नहीं कर पाएगा। आइडिया अच्छा था, एक साथ 2 जगह से कुछ तो हाथ आएगा, कुछ हद तक शायद कामयाब भी होंगे। पापो मिसिल, धन्यवाद भैया। हरेंद्र सिंह जी धन्यवाद। ये आपने दवाई भेजी है, अच्छा डॉलर है, सॉरी मुझे लगा दवाई है। राजेश शर्मा जी, नाइस एनालिसिस। नितिन जी धन्यवाद भैया। चीज़ थी, इसको लेकर पाकिस्तान चला था, स्ट्रैटेजी तो अच्छी थी। फिर क्या हुआ, पीठ में छुरा घोंपने वाली जो बात वही पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने पीस मीटिंग रखी, पीस मीटिंग रखी। लोगों का दिमाग, जो भारतीय उनका दिमाग एकदम से चल गया, उनको मालूम है पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है। तो भारत के जो लोग हैं, जो भारत के जो जवान हैं, भारत के जो अधिकारी हैं, उनका एकदम से दिमाग चला। जो बॉर्डर को गार्ड कर रहे थे, सेना नहीं थी वहाँ पर, बॉर्डर को उस समय गार्ड करती थी सीआरपीएफ, रन ऑफ कच्छ के इस इलाके को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना, बड़ी अजीब बात है। तो फिर क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोग अपने खाने पीने खा पी कर अपने जो है कैंप में चले गए सोने के लिए। उससे पहले जो है रंजीत सिंह थे शायद, उनके घर में बच्ची का जन्म हुआ था, तो वो खबर आई तो लोग खुश थे, खुशियाँ मन रही थी। अब खुशियों में ऐसा तो होता नहीं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अलग हो जाए, बॉर्डर पे पड़े रहते हैं, गार्ड करते रहते हैं, तो बस आपस में बल्ले बल्ले कर लिया, थोड़ा सा नाच गा लिए, हो गया हैप्पी, गाने वाने गा लिए। जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी साथ में आ जाते हैं, खाना वाना खाया सब लोगों ने, इन्जॉय किया, और उसके बाद सब सोने चले गए। इससे पहले पाकिस्तान ने मित्रता की बात करी थी, शांति की बात करी थी। पाकिस्तान ने शांति की बात करी, हिंदुस्तान समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। कुछ इनपुट्स भी ऐसे आ रहे थे कि पाकिस्तान जो है अपनी सेना का जमावड़ा कर रहा है, कुछ कंपनीज को मूव कर रहा है। खैर, रामनंद जैसे इन लोगों के लिए यूपी में अस्पताल और फ्री इलाज तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। और जब लोग सोने चले गए, रात के 3 बजे अचानक कुछ आवाज़ सी हुई, और जब कुछ आवाज़ सी हुई तो भारत के सीआरपीएफ के जो जवान थे, उनमें से एक ने उठकर देखा, बोले कुछ तो मामला गड़बड़ है भाई। सबको अलर्ट किया गया, सारे अलर्ट हो गए। और जैसे ही कुछ लोग जो नज़र आए अंधेरे में, जो जिनको अंदाज़ा लगा पाया, उनको चैलेंज किया गया। जैसे ही उनको चैलेंज किया गया तो कोई जवाब नहीं आया, तो जब यहाँ से फायरिंग की गई तो वहाँ से ताबड़तोड़ फायरिंग आई। सीआरपीएफ के कुल जमा 4 कंपनी थी वहाँ, कुछ चुनिंदा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसको चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज करना जब यहाँ से गोली चलाते हैं उसको चैलेंज करना बोलते हैं, जब यहाँ से चैलेंज जाएगा तो वहाँ से गोलियों की बौछार नहीं, गोलियों की बारिश नहीं, वहाँ से गोलियों की सुनामी आएगी। भारत के सीआरपीएफ के जवान एकदम से समझ भी नहीं पाए कि हुआ क्या, कि इतनी फायरिंग आएगी। उनको कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कोई इंच शायद उस समय नहीं बचा था जिस पर से गोली ना गुजरी हो। इतनी गोलियां और इतना मोर्टार अचानक से एकदम से फायर किया गया, सबके होश उड़ गए। ये क्या हुआ, किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये एकदम से ऐसा कैसे हो गया। इवैल्यूएट ही नहीं कर पाए कि कितने लोग आ गए। भारत के पास चंद लोग, कुछ जवान, और दूसरी तरफ 3500 से 3800 की पूरी ब्रिगेड, और वो भी पाकिस्तानी आर्मी की। किसी को समझ नहीं आ रहा तब करें तो करें क्या। और आखिर ये झगड़ा क्यों एकदम से क्यों आके खड़े हो गए।
क्योंकि उसका कहना था रन ऑफ कच्छ हमारा है, हमको दे दो, ये पूरा हमारा इलाका है, हम लेंगे। खैर, तो साहब ज़बरदस्त फायरिंग शुरू हुई। रंजीत सिंह की बच्ची की खुशी अभी मनाकर लोग सोए ही थे, उनको पता नहीं था कि ये होने वाला है, और ज़बरदस्त फायरिंग शुरू हुई। और इस कदर फायरिंग जिसको कि वो कल्पना नहीं कर सकते थे। सुबह के 3:30 पर जब फायरिंग शुरू हुई तो किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा भी होगा। खैर, मनोज मेजर कर्नल सिंह पोस्ट पर पहुंचते, हवलदार रंजीत सिंह से पूछते आर्मी की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, कुछ पता लगाओ, कितने लोग हैं, घूम के आओ थोड़ा, गोलियों की सुनामी है सामने से। और इस समय पर हवलदार रंजीत सिंह को कहा जाता है कि ज़रा पता लगाओ कितने लोग हैं। ऐसे में जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, भाई ये लोग तो कैंप में थे ना, जो पेट्रोलिंग पार्टी थी सीआरपीएफ की, टुकड़ों में बांटा जाता है, कुछ लोग पेट्रोल करेंगे, कुछ आराम करेंगे। तो जो आराम कर रहे थे उनके अलावा जो पेट्रोलिंग पार्टी थी वो इस क्रॉस फायर में फंस गई, और समझ में ये नहीं आ रहा था कि गोली मारें तो मारें किसको, अपने ही लोगों को सीआरपीएफ रात के अंधेरे में मार दे या पाकिस्तानियों को मारे। जो लोग गिर रहे हैं, जिनको गोली लग रही है, उनको उठाकर लाएं, वो हमारे हैं या पाकिस्तानी हैं, यही नहीं पता चल रहा। बड़ी मुसीबत में फंस गए, और इस मुसीबत से पार पाने का कहीं कोई नतीजा, कहीं कोई सॉल्यूशन उनको नज़र नहीं आ रहा था। प्रशांत जी कहते लव यू सर, धन्यवाद। पीयूष जी कहते 6 महीने पूरे हो गए आपसे जुड़कर, कभी निराश नहीं किया आपने कंटेंट डिलीवरी को लेकर, महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी कहते माई फीस टुडे फॉर ट्रू एंड फैक्चुअल एनालिसिस, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो लगातार गोलियां चलती रही, पोस्ट को बचाना था, क्योंकि सरदार पोस्ट और ताक पोस्ट, ये 2 पोस्ट ऐसी थी, सिर्फ यहीं से पाकिस्तान आ सकता था, दूसरी कहीं से नहीं आ सकता था। पाकिस्तान को एंटर करने के लिए यही 2 पोस्ट पर हमला करना था, और पाकिस्तान ने पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे 3500-3800 लोगों के साथ, पूरी ताकत के साथ उसने गोलीबारी शुरू करी। जब गोलीबारी शुरू हुई, यहाँ से भी जवाब दिया। भारत के सैनिक भागे नहीं कि हम तो चंद लोग हैं, हम इनका क्या बिगाड़ लेंगे, छोड़ा नहीं उन्होंने पोस्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम वहाँ हुई कि जहाँ पाकिस्तान के पास, हर किसी के पास एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है, जो ऊपर बनाते हैं, मचान बनाते हैं जिसको बोलते हैं ना, अपनी देसी भाषा में मचान बोलते हैं। ऐसी पोस्ट होती है ऊपर, जो ऑब्जर्वेशन करती है कहाँ क्या है, कितने लोग हैं। बाजवा चाहता है सीज फायर और बिजनेस फिर से, और फायरिंग में भारत को नुकसान हो रहा था। भारत समझ में नहीं आ रहा था, जहाँ से हमारे सैनिक मूव करें वहाँ वो अपना मूवमेंट करते। तो एक बात तो समझ में आ रही थी कि एक ऑब्जर्वेशन टावर है, ऑब्जर्वेशन टावर से लगातार पाकिस्तान के सैनिक देख रहे थे, और ऑब्जर्वेशन टावर से जो देख रहा था वो लगातार बाकी सैनिकों को मैसेज पास कर रहा था कि तुमको कहाँ से गोली चलानी है, तुमको किधर जाना है, कहाँ जाना है। लगातार ये चीज़ें चल रही। तब जाकर जब समझ में आया तो कांस्टेबल नीलगुड़े को ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम जाओ और इस टावर को उड़ा दो, इस टावर को ध्वस्त कर दो। ये टावर है, टावर उनकी पाकिस्तान की सीमा में। आप सोचिए, एक तरफ 3500 लोग मशीन गन से, राइफल से, मोटार से, रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहे हैं, तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं, और ऐसे में आपका कमांडर आपसे ये कहे कि जाओ और जाकर उस टावर को ध्वस्त कर दो। लेकिन अदम्य साहस, अदम्य शौर्य, नीलगुड़े ने इधर सोचा ना उधर सोचा, नीलगुड़े निकल गए। बोले ठीक है, इस टावर को ध्वस्त कर आऊंगा, फतेह कर कर ही आऊंगा, ऐसे नहीं लौटूंगा। गोलियां चलती रही, नीलगुड़े को गोलियां पड़ती रही, जख्मी होते गए। सोचा नहीं एक पल को भी कि पीछे पलट कर वापस भाग जाऊं, या मुझे गोली लग गई मैं रुक जाऊं, मैं यहीं लेट जाऊं, अब तो मुझे गोली लग गई। आगे बढ़ते गए, जब चल नहीं पाए तो क्रॉलिंग करते करते पहुंचे। क्रॉलिंग समझते हैं? जब आप पैरों से नहीं चलते हो, अपनी कोहनियों से ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हो, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। कोहनियाँ छिन जाती है, इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। क्रॉलिंग करते हुए पहुंचे, और पहुंचने के बाद बम से उस चौकी को ध्वस्त कर दिया, उसको उड़ा दिया।
नीलगुड़े इसके बाद बच नहीं पाए, एंड दैट वाज हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस। पेट्रोलिंग पार्टी में लोग फंस गए, उनको निकालना था। उनको निकालने के लिए सूबेदार बलबीर सिंह, उन्होंने हिम्मत दिखाई, बोले मेरे जवान हैं, मैंने मरने नहीं दूंगा। जो गोलियां चल रही थी उस गोलियों से बचते बचाते कैसे भी पहुंचे, अपने लोगों को, घायलों को खींच खींच के लाते रहे। लेकिन फिर किसी की नज़र पड़ गई और ताबड़तोड़ गोलियों से उनको भी छलनी कर दिया गया। एक मोर्टार आया और सीधे मोर्टार उनको लगा आकर, और वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो बलबीर सिंह वो भी चल बसे। लेकिन इसके बाद भी स्थिति खत्म नहीं हुई। इसके बाद लगातार जब इतने सारे लोगों से लड़ना था, एक तरफ 3500 लोग, एक तरफ आपकी महज 4 कंपनियां, कितनी गोली चलाओगे आप? जज्बा है, खूब चलाओगे, लेकिन गोली भी तो होनी चाहिए। अब आर्म्स और एम्युनिशंस, आर्म्स तो हैं, एम्युनिशन खत्म होना शुरू हो गया। कितनी चलाएंगे? और अभी सुबह नहीं हुई है, क्योंकि इतना स्टॉक रखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि इतने स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तब सीआरपीएफ के मेजर साहब ने आदेश दिया कि भाई दूसरी पोस्ट से एम्युनिशन लेकर आओ। दूसरी पोस्ट के लिए एम्युनिशन लाने के लिए भेजा गया। जिनको भेजा गया उनका लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन अफसोस वो उसी फायरिंग में फंस गए, नहीं ला पाए। इसके बाद भी युद्ध लगातार चलता रहा। एक तरफ 4 कंपनी, एक तरफ 3500 लोग। और मशीन गन से कितना कि जम गए मशीन गन पर। मशीन गन बहुत काम करती है, ये लाइट नहीं, जो एलएमजी जो आप चलाते हो, लाइट मशीन गन नहीं, जो बड़ी वाली मशीन गन होती है। ज़बरदस्त तरीके से फायरिंग कर रहे थे कांस्टेबल हुड्डू राम, और पाकिस्तानी सैनिकों को ऐसे उड़ा रहे थे, खट 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 खट, जैसे मान लीजिए कि जैसे गाजर मूली काटे जाते ना, ऐसे तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ उड़ाते चले गए। सबको मालूम था उस जगह से फायरिंग आ रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उधर फायर कर दूं, क्योंकि मशीन गन का मुंह दूसरी तरफ, जिसने फायर किया उसी की तरफ मुड़ जा रहा था। पाकिस्तानी सैनिक हतप्रभ थे, डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो कांस्टेबल हुड्डू राम की तरफ गोली चलाने की हिम्मत भी करें। अचानक से हुड्डू राम की तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गई। लोगों को समझ नहीं आया क्या हुआ। पहले तो पाकिस्तानी शॉक्ड हो गए, उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर पाकिस्तानियों को मौका मिला। हुड्डू राम की जो मशीन गन थी वो जाम हो गई थी, और हुड्डू राम ने, जब तक ऐसा अक्सर होता है, हुड्डू राम ने अपनी मशीन गन को खोला, उस पार्ट्स को जब तक वो सही करके दोबारा लगाने लगे, रिपेयर करने लगे, पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी सैनिक कुत्तों की तरह झपट पड़े उन पर, और ताबड़तोड़ फायरिंग करके हुड्डू राम भी वीर गति को प्राप्त हुए। आखिर तक हुड्डू राम जो है लड़ते रहे। एम्युनिशन कम हो रहा था, लड़ने के लिए हमारे पास लोग कम होते जा रहे थे। कांस्टेबल शिवराम को एम्युनिशन लाने के लिए भेजा गया था, और कांस्टेबल शिवराम भी लौट नहीं पाए। अब एक बहुत बड़ा फैसला लेना था, और वो फैसला ये था कि या तो बिना एम्युनिशन के हम लड़कर ख़त्म हों, और या फिर एम्युनिशन का इंतज़ार करें, लेकिन पीछे हटना पड़ेगा। तो पीछे नहीं हटे। सीआरपीएफ के जवानों ने एक नई स्ट्रेटेजी का हिसाब किताब जमाया। स्ट्रेटेजी बहुत खतरनाक थी। स्ट्रेटेजी ये थी, या तो हम मरेंगे या मार देंगे, और ये स्ट्रेटेजी होती है हग योर एनिमी, यानी इतना करीब बुला लो एनिमी को, दुश्मन को इतना करीब बुला लो कि आप उसको हाथों से मार पाओ। सीआरपीएफ ने इसी का पालन किया। मेजर ने ऑर्डर दिया, सारे सैनिकों ने मान लिया, सारे जवानों ने मान लिया, गोलीबारी बंद कर दी। पाकिस्तानियों को लगा कि अब तो काम खत्म हो गया। पाकिस्तानी करीब आए और करीब आए और करीब आए, और जैसे ही बिल्कुल करीब आ गए, ऑर्डर आता है फायर, और पूरी ताकत के साथ
हिंदुस्तानी जवान टूट पड़ते हैं और जो उस समय गोलियों की गड़गड़ाहट होती है, गोलियां जब निकलती तो पाकिस्तानी सैनिक बेमौत मारे जाते हैं, लाशें गिरती चली जाती है। आर्म्स एम्युनिशन होते हुए भी पाकिस्तानी सैनिक संभल नहीं पाए और सर पर पांव रखकर भागे। सिर्फ 15 घंटे की ये कहानी थी। 15 घंटे में पाकिस्तान हार गया था। सिर्फ 4 कंपनियों से पाकिस्तान की सेना हार गई थी और ये सब कुछ हुआ। और इसीलिए आज का दिन 9 अप्रैल, इस 9 अप्रैल को शौर्य सीआरपीएफ शौर्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और ये वो अदम्य साहस सीआरपीएफ के जवानों ने दिखाया था जिसकी वजह से भारत आज भारत है, जिसकी वजह से आज हम लोग रह पाते हैं। सवाल उठता है कि सीआरपीएफ क्यों? क्योंकि उस समय बीएसएफ का गठन ही नहीं हुआ था। हमारे बॉर्डर्स को सीआरपीएफ गार्ड किया करती थी। और इसके बाद पाकिस्तान इसके बाद माना नहीं। पाकिस्तान ने फिर अगस्त में, मई में हमला किया, फिर अगस्त में हमला किया और फिर फाइनली भारत सरकार ने फैसला लिया 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया। लेकिन इस बीच में जो हमारे वीर जवान थे, कांस्टेबल शमशेर सिंह सेकंड बिन, नायक किशोर सिंह, कांस्टेबल ज्ञान सिंह, लांस नायक गणपत राम, कांस्टेबल हुड्डू राम, कांस्टेबल सिंधवीर प्रधान, कांस्टेबल किशन सिंह, सैल्यूट हमारा इन सभी को, इनके अदम्य साहस को, इनकी अदम्य वीरता को। क्योंकि वीर बनाए नहीं जाते, ये मां के पेट से पैदा होते हैं। ये जज्बा किसी में भरा नहीं जा सकता। तो ये हमारे जवानों की वीर गाथा जो आज के दिन आप सबको मालूम होनी चाहिए।